खांडला की धरती पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा जोहार। जोहार जोहार। जय आदिवासी, जय आदिवासी। मेरे पूर्ववक्ता भाई गिरवाल, केतन भाई बामनिया और माधु भाई ने जो बात बताई, मैं उसी बात को आगे दोहराना चाहूंगा, पर मैं उस बात को अलग तरीके से समझाना चाहूंगा। आज हमारे समाज के, हमारे समुदाय की जो स्थिति है, कहीं न कहीं गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अशिक्षा आदि से ग्रसित है। उसका कारण क्या है पता है किसी को? नहीं, मैं बता देता हूं। आज से कई सालों पहले, प्राचीन काल की बात, प्राचीन काल में आपको ले जाता हूं। प्राचीन काल में गांव व्यवस्था थी। कितनी? गांव। एक व्यवस्था थी राजतंत्र व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था थी वो गणतंत्र प्रणाली। राजतंत्र प्रणाली में क्या होता था कि राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा जो कहता था वो नियम लागू होता था। राजा जो कह देता था आज शाम है तो शाम है, अभी रात है तो रात है, अभी दिन है तो दिन है। तो राजा ही सर्वोपरि होता था। और गणतंत्र प्रणाली, वो उसमें क्या होता था कि गण ही सर्वोपरि, गण यानी कि एक समुदाय, समूह, समूह ही सर्वोपरि होता है। एक जाजन पर बैठकर सभी की राय सुनी जाती थी। उस राय से एक निष्कर्ष निकाला जाता था और उस पर निर्णय किया जाता था। तो समय के चलते इन लोगों ने उस गणतंत्र व्यवस्था को खत्म करा। वह गणतंत्र प्रणाली किसकी थी? वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की गणतंत्र प्रणाली थी, और उस आदिवासी गणतंत्र प्रणाली को खत्म कर दिया गया और राजतंत्र प्रणाली को कायम करा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम अपने हक अधिकार के बारे में बात करते हैं, अपने विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं, जल जंगल जमीन के बारे में बात करते हैं, पर असल में वह हक और अधिकार संविधान ने तो हमें दिए हैं, संविधान ने तो हमें दिए हैं, पर ग्राउंड लेवल पर क्या वाकई वह लागू है? क्या नहीं है। तो उसे लागू करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम बहुत सारे ज्ञापन भी दे रहे हैं, बहुत सारे लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं, हम एक भी हो रहे हैं, फिर भी हम अपनी बातों को मनवा नहीं पा रहे हैं। क्यों? ये सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है, मनन की बात है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक जाजम पर बैठकर सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे समुदाय के साथ क्यों हो रहा है। सोचने वाली बात है। यदि हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, संविधान ने हमें जल जंगल जमीन का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बोलता है कि आदिवासी एरिया में, अंदर आदिवासी एरिया में 1 इंच भी जमीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नहीं है। वेदांता जजमेंट बोलता है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। फिर भी आज हमारी ग्राम सभा कहां है? ग्राम सभा यानी हमारी पंच व्यवस्था, जो परंपरागत तरीके से चली आ रही व्यवस्था है, जो भारत के संविधान ने हमें दिया है, एक अधिकार दिया है। संविधान के अंदर एक मिनी संविधान जिसे हम बोलते हैं, वो भारत के संविधान ने हमें दिया है, पर असल में क्या ग्राउंड लेवल पर वो है क्या? आज हमारी बात कोई सुनता क्यों नहीं, कोई सुनी क्यों नहीं जा रही? ये सोचने वाली बात है। हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5
5वीं अनुसूची भारत का संविधान आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, पर क्या असल में ग्राउंड लेवल पर वो 5वीं अनुसूची का लागू है क्या? लागू तो है, लागू तो है, पर अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। एक बात मैं 5वीं अनुसूची के एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। आप हम सब टाइगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुजराती में बाघ बोलते हैं। बाघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइगर। क्या बोलते हैं? टाइगर। और आदिवासी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्राइबल। तो ट्राइबल और ये टाइगर ये सेम है, इक्वल है। टाइगर और ट्राइबल इक्वल है, क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा। टाइगर का एक टेरिटरी नक्की होता है, टाइगर की एक टेरिटरी विस्तार तय होता है। उस एरिया के अंदर कोई भी अन्य पशु या प्राणी आ जाता है और टाइगर उस पर हमला करता है, तो क्या टाइगर पर किसी भी प्रकार का कानून लगता है क्या? नहीं लगता है। उसी प्रकार आदिवासी का भी एक टेरिटरी तय करी हुई है, जिसे हम 5वीं अनुसूची कहते हैं। यदि आदिवासी की टेरिटरी में अगर कोई व्यक्ति आता है और आदिवासी के रूढ़ी व प्रथा, आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की मान्यताओं को यदि नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और आदिवासी उस पर हमला करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो क्या आदिवासी पर उस कानून के धारा लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि ये भारत का संविधान आर्टिकल 13(3) क्या बोलता है मेरे भाइयों, उसे समझने की जरूरत है। इसी के अनुसंधान में एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। हमारे यहाँ दाहोद में जब हम 9 अगस्त की रैली के परमिशन लेने गए थे, उस रैली के दौरान, परमिशन के दौरान हमारे एक पीआई साहब थे, उन्होंने, हम 10-15 जने गए थे, तो उस वक्त पीआई साहब ने कहा, बोला कि आप बेशक अपनी रैली निकालिए, पर एक शर्त पर आपको हम परमिशन देंगे। वो शर्त कौन सी थी? कि आप अपनी रैली बेशक निकालिए, लेकिन आपके साथ आपके किसी की प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। तो काफी देर तक रख जबकि मेरे से रहा नहीं गया। फिर थोड़ी देर बाद में गया उनके पास, बोला साहब क्या हुआ? तो बोले हम आपको परमिशन देते हैं बेशक, पर आपके पास कि आपके किसी भी आदमी के पास आपके हथियार नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है साहब, ऐसा ही होगा। मैंने बोला ऐसा ही होगा, हम एक भी हथियार नहीं रखेंगे, पर हम हमारी परंपरा में आएंगे, हम हमारी मान्यताओं में आएंगे, हम हमारे पारंपरिक औजार है उस औजार को लेकर आएंगे, चाहे वो डांग हो, चाहे वो तीरकंता हो, चाहे तगड़ा हो, पावड़ा हो, जो भी हो, हम हमारे परंपरागत औजार में आएंगे। इसके बाद बोला एक भी शब्द नहीं बोल पाए, एक भी शब्द नहीं बोल पाए, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यही है भारत का आर्टिकल 13(3) का, इसे कहते हैं रूढ़ी व प्रथा। ये कई सारे ऐसे प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर, पर क्या है उसको लागू करवाने के लिए तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर उसे जमीनी तौर पर लागू नहीं किया जा रहा है। उसे लागू करवाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें फिर से उस हमारी व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा, उस व्यवस्था को हमें कायम करना होगा, तब जाके हम अपने हक और अधिकार, हमारे जो प्रावधान है संविधान में, उस प्रावधान को लागू करवा पाएंगे। आज हम किसी भी पार्टियों की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पार्टी में टिकट देता है, कौन देता है? हाई कमान देता है। कौन देता है? हाई कमान देता है। तो हाई कमांड देता है तो उस टिकट लेने वाले की जवाबदारी रहती है कि वो पार्टी के अधीन रहे। पार्टी जो कहेगी वही करेगा, वो बंदा वही करेगा, वो कहेगा तो यहाँ बैठ, तो उसे
वहां बैठे रहना पड़ेगा। तू वो कहेगा तू चलते फिर तो उसे चलता रहना पड़ेगा। यानी कि वो हाई कमांड कहेगा वही उसे सुनना पड़ेगा। हमारी जो व्यवस्था है, गणतंत्र प्रणाली है, जिसे हम पंच व्यवस्था कहते हैं, वो पंच व्यवस्था यही जाजम है। इसी जाजम पर बैठकर सभी लोग निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसे टिकट देना चाहिए, हमें किसे भेजना चाहिए, वो यही जाजम तय करेंगे और वही जाजम उसे जिताने का भी प्रयास करेगा। और वही पंच, वही जाजम, यदि वो आदमी जीत कर यदि विधायक बनता है और समाज की नहीं सुनता है तो लात मारकर उसे निकालने की जवाबदारी इसी जाजम की रहेगी। तो साथियों, जो इन लोगों ने तो हमें मिटाने के लिए, आदिवासियों को मिटाने के लिए, आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाने के लिए आज से नहीं वर्षों से, अरे कई सालों से, प्राचीन काल से, ऋग्वेद काल से तो नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आदिवासी को खत्म करने के लिए, आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए ना जाने कौन कौन से शब्द प्रयोग किए। किसी ने राक्षस कहा, किसी ने दास कहा, किसी ने दस्यु कहा, किसी ने गिरिजन कहा, किसी ने वनवासी कहा। क्यों? संविधान सभा की डिबेट आप देखिए। जयपाल सिंह मुंडा 1947 में जब संविधान सभा की डिबेट हुई, उस डिबेट के अंदर जयपाल सिंह मुंडा ने एक आवाज उठाई थी आदिवासियों के लिए। तब जाके क्या हुआ था, किसी ने उस संविधान सभा में इस डिबेट के दौरान कहा था कि ये आपका आदिवासी शब्द तो अछूत जैसा लगता है, इसे बदल देना चाहिए। तब जाके जयपाल सिंह मुंडा ने आवाज उठाई थी और कहा था कि आदिवासी यानी हम भारत देश के इस धरती के वारिस है, मूल निवासी है, इस शब्द को संविधान में जगह मिलनी चाहिए। पर फिर भी उस 7 सदस्यों, आदिवासी सदस्य 7 थे, उस 7 सदस्यों के विरुद्ध में 299 सदस्य मतदान हुआ और 7 सदस्यों के विरुद्ध में मतदान हुआ और आदिवासी शब्द नहीं रखा गया। यह संविधान सभा की बात है, संविधान सभा की बात है। इंटरनेशनल कानून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनो के अंदर 1889 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 मुद्दे का एक एग्रीमेंट तैयार किया और सभी देशों से सहमति ली गई। और उसमें भारत का प्रतिनिधिमंडल जब गया तो उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी आदिवासी रहता नहीं है। सोच लो भैया, हम कौन है? हम कौन है? सोचो, हम कहां से आए? कहां से आए? ये सोचने वाली बात है। ये लोग आदिवासी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं, पर हम नहीं समझ पा रहे कि हम आदिवासी है तो क्यों है, हमारे राइट्स क्या है और उसे राइट्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात समझने वाली है। भारत के संविधान के अंदर भी हमें कई सारे राइट्स मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे जजमेंट है। 5 जनवरी 2011 का एक जजमेंट है, उसमें कहते हैं, उसके जज हैं जस्टिस मार्कंडेय काजू और ज्ञानसुधा मिश्रा। वो ब्राह्मण जजों की बेंच बोलती है, एक खंडपीठ ने जजमेंट दिया कि इस देश में 8% आदिवासी ही इस देश का मालिक है, बाकी के 92% लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारी की संतान है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के वारिस है, दोनों के धनी है, इस धरती के मालिक है। फिर भी हमारी हालत ऐसी है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि हमारी आवाज को कोई बुलंद करे, ऐसा बंदा हम तैयार करें, इसी आजम से करें और यहाँ से तैयार करके भेजे, ताकि हमारे समुदाय की आवाज विधानसभा तक गूंजे, संसद तक गूंजे और हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन के रक्षा कर सके। जय जवान, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश।